नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास देखिए जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 27 जुलाई को आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्ज़ाम नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपके अभी तक के जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई, ठीक है, हर दिन आपका 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो तकरीबन 9 शिफ्टों में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। 9 शिफ्टों में तकरीबन जो है आपका 225 प्लस प्रश्न जो है पूछे गए हैं, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो जिनका आगे एग्जाम है वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले हम लोग जो है जीके जीएस के प्रश्नों को जो है देखते हुए चलेंगे, फिर जो है हम लोग कुछ इंग्लिश के भी प्रश्नों को जो है देख लेंगे, ठीक है। पहला जो प्रश्न हुआ है कि सांची का स्तूप जो है किस वास्तुकला की शैली में बनाया गया है। 4 ऑप्शन था, नागर शैली, द्रविड़ शैली, इसके अलावा जो है बौद्ध स्थापत्य शैली और मौर्य शैली। तो इसका राइट आंसर जो है आपका बौद्ध स्थापत्य शैली था राइट आंसर। बाकी सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। बौद्ध स्थापत्य कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है और यह स्तूप जो है मुख्य रूप से सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य काल के दौरान बनाया गया, लेकिन इसकी वास्तुकला जो है विशिष्ट रूप से बौद्ध स्थापत्य शैली को दर्शाती है। इसके अलावा इसमें गोलाकार गुंबद जो कि स्तूप कहलाता है, तोरण द्वार और बौद्ध प्रतीकों जैसे हर्मिका और इष्टि का उपयोग किया गया है। इसके अलावा नागर और द्रविड़ शैली मंदिर वास्तुकला से संबंधित है, जो मुख्य रूप से हिंदू और जैन मंदिरों में देखी जाती है, जबकि मौर्य शैली समान रूप से उस काल की कला और स्थापत्य को दर्शाती है। लेकिन सांची का स्तूप जो है स्पष्ट रूप से जो है बौद्ध स्थापत्य शैली में वर्गीकृत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिना मॉक टेस्ट लगाए जो है एग्जाम की तैयारी नहीं हो सकती है। और मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में हुआ है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को जो है अभी हाल ही के दिनों में जो है यानी कि कल से 28 जुलाई से जो है आपका बिग मानसून सेल जो है आपका लाइव हो रहा है। 28 से 31 जुलाई के बीच जो ये सेल चलेगा, लेकिन जो है अगर आप 26 और 27 जुलाई को जो है अगर इसको जो है प्री बुक कर लेते हैं और अगर आप फर्स्ट 9,999 यूजर में आते हैं तो ईयरली का जो ये पास प्रो है आपको जितना बिग मानसून सेल में देखने को मिलेगा उससे कम प्राइस में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मान के चलिए कि अगर बिग मानसून सेल में 399 का होगा, तो अगर आप लोग पहले से प्री बुक कर लेते हैं तो आपको जो है आपको मात्र 300 रुपए में जो है देखने को जो है मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो है कूपन कोड जो है आप लोग एपीजी यूज कीजिएगा जब भी ये सेल आपका लाइव होगा, लेकिन उससे पहले आपको प्री बुक करना है। प्री बुक करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया रहेगा। और इस बार जो है इस सेल के माध्यम से अब तक का सबसे कम प्राइस में जो है आपको ये टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो दिया जाएगा। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नॉलेज नहीं है उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होता है उनका आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही साथ जो है आपको जो है स्टडी नोट्स प्रोवाइड कराता है, फिर जो है पीवाईक्यूज जो है प्रोवाइड कराता है। लगभग 800 प्लस एग्जामों का जो है 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है आपको 17,000 प्लस जो है पीवाईक्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। चाहे एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, बैंक का कर रहे हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सारे एग्जामों का मॉक आप जो है एक ही रुपए में एक ही पास में लगा सकते हैं, जो कि आपको बिग मानसून सेल के दौरान देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो प्री बुक करना है आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपको टेक्स्ट बुक के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे ही होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए इसको प्री बुक कर लीजिए। बाकी जब सेल लाइव होगा तो आप लोग इसको परचेज कर लीजिएगा। कूपन कोड जो है एपीजी जरूर यूज कीजिएगा। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि देश में व्यापार वाणिज्य को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है। तो राइट आंसर जो है डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका राइट आंसर होगा। एक वैश्विक संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के नियमों को नियंत्रित और व्यवस्थित करती है। इसका गठन जो है 1995 में किया गया। मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है कि इफ द वेलोसिटी बिकम्स 3 टाइम्स व्हाट विल विद द न्यू काइनेटिक एनर्जी। तो राइट आंसर जो है 9 टाइम्स तो है राइट आंसर था। बाकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होता है 1/2 mv², जहां पर m जो है आपका मास यानी कि द्रव्यमान और v जो है वो आपका वेग यानी वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो दिया गया है कि नया वेग जो है आपका 3 गुना है, ठीक है। नया वेग है जो कि 3 गुना है, यानी कि जो v है वो आपका 3 गुना है। तो नई गतिज ऊर्जा जो होगा वो आपका 1/2m3v² होगा, ठीक है। तो 1/2m इंटू 9v², तो वो निकल कर आएगा आपका 9 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक यानी कि कर्ज मुद्रीकरण डिबेट मोनेटाइजेशन के लिए जो है क्या करता है। तो डेब्ट मोनेटाइजेशन का अर्थ है कि जब सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई सरकार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड या सिक्योरिटी खरीदता है, इससे सरकार को सीधा धन मिलता है
और बदले में केंद्रीय बैंक जो है उस राशि को नए मुद्रा यानी कि करेंसी के रूप में जो है जारी करता है। इसलिए जो है केंद्रीय बैंक जब कर्ज मुद्रीकरण करता है तो वह सरकार के बॉन्ड खरीदता है जिससे सरकार को सीधे धन उपलब्ध होता है। अगला है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो है समवर्ती सूची यानी कंकरंट लिस्ट के विषयों पर जो है विवाद होने पर जो है किसकी सलाह या निर्णय से ये विवाद सुलझाया जाता है। तो राइट आंसर जो है आपका नगर पालिका यानी कि जुडिशरी जो हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं जो अनुसूची है उसमें आपका समवर्ती सूची यानी कि कंकरंट लिस्ट के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यदि केंद्र और राज्य के बीच जो है समवर्ती सूची के विषयों पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसका समाधान न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत ऐसे विवादों को सुलझाने का अधिकार रखता है। यदि केंद्र और राज्य के कानून में टकराव होता है तो केंद्र का कानून जो है प्राथमिकता लेता है अनुच्छेद 254, लेकिन निर्णय जो है न्यायपालिका ही लेता है अंतिम। नेक्स्ट है कि मूल्य और मात्रा के बीच संबंध को किस वक्र यानी कि कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। राइट आंसर जो है मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व जो है राइट आंसर है। मूल्य यानी कि प्राइस और मात्रा यानी क्वांटिटी के बीच जो है संबंध को जो है मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। मांग वक्र जो है एक ग्राफ होता है जो किसी वस्तु या सेवा की मांग की मात्रा और उसके मूल्य के बीच संबंध को दिखाता है। सामान्यतः मांग वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है जो दर्शाता है कि जैसे जैसे मूल्य कम होता है मांग की मात्रा बढ़ती है और इसके विपरीत या मांग के नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड पर आधारित होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में बिहार में किस व्यक्ति ने एक समारोह का उद्घाटन किया जो साथ ही लोकसभा अध्यक्ष भी है। तो राइट आंसर जो है ओम बिरला हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 20 जनवरी 2025 को बिहार के पटना में 25वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एआईपीओसी का उद्घाटन किया। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई जिसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो और इंडियन न्यूज एक्सप्रेस का रिपोर्ट भी जो है शामिल है। अगला है कि जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य तो प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड यानी कि प्रत्येक ग्रामीण घर को नल जल से उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन भारत सरकार के द्वारा 2019 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक नल जल कनेक्शन के माध्यम से नल से जल पहुंचाना है। अगला है कि बास्केटबॉल में स्कोर की इकाई को क्या कहते हैं। राइट आंसर जो है पॉइंट हो जाएगा। बास्केटबॉल में स्कोर की इकाई को पॉइंट कहा जाता है। खेल में विभिन्न प्रकार के शॉट्स जैसे फ्री थ्रो, 2 पॉइंटर, 3 पॉइंटर के आधार पर अंक दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए फ्री थ्रो से 1 पॉइंट, सामान्य फील्ड गोल से 2 पॉइंट और 3 पॉइंट लाइन के बाहर से गोल करने पर जो है 3 पॉइंट मिलता है। बाकी जो गोल ऑप्शन में दिया गया था मुख्य रूप से फुटबॉल या हॉकी जैसे खेलों में उपयोग होता है। रन जो है क्रिकेट में, हिट जो है बास्केटबॉल में स्कोरिंग के संदर्भ में उपयोग नहीं होता है। अगला है अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित एस्ट्रोसेट उपग्रह का मुख्य कार्य। तो एस्ट्रोसेट इसरो के द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित बहुतरंगदैर्घ्य वेधशाला है जिसका एक मुख्य कार्य ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, आकाश गंगाओं जैसे उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय घटनाओं के प्रावेग्नी एक्सरे और दृश्य प्रकाश में अध्ययन करना है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन बीजाणु यानी कि स्पोर निर्माण के माध्यम से प्रजनन नहीं करता है। राइट आंसर जो है ईस्ट हो जाएगा। राइजोपस की बात करेंगे तो यह कवक है, फंगस है जो कि बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से प्रजनन करता है। यह विशेष रूप से असंग जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बीजाणु स्पोर्स बनाता है जैसा कि स्पेरोंजियोस्पोर। इसके अलावा ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट जो है एक कोशिकीय कवक है, मुख्य रूप से मुकुलन यानी वर्डिंग के माध्यम से असंग जनन प्रजनन करता है और इसमें जो है कोशिका से छोटी कोशिका बढ़ निकलती है जो अलग होकर नई कोशिका बनाती है। यद्यपि कुछ ईस्ट प्रजातियां विशेष परिस्थितियों में बीजाणु बना सकती है जैसे कि यौन प्रजनन में। बाकी पेनिसिलिन है जो कि कवक है जो बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन करता है। इसके अलावा माइक्रोफंगस जो है वो भी कवक की श्रेणी में आता है और बीजाणु निर्माण के माध्यम से जो है प्रजनन करता है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपके आए। इसके अलावा जो है आगे की प्रश्नों को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है कि संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन था यानी कि हु ऑन द संतोष ट्रॉफी 2023। तो 2023 क्यों पूछा गया पता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका इसके बाद भी जो है संतोष ट्रॉफी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला है। फिर भी चलिए देख लेते हैं इसको। संतोष ट्रॉफी जो है 2023 की बात करेंगे तो कर्नाटक ने मेघालय को फाइनल में हराकर जो है जीता है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी 2024-25 की जब बात करते हैं जो भी हाल ही में हुआ, ये आपका 78वां संस्करण था और ये जो है आपका पश्चिम बंगाल जो है जीता है। ठीक है, किसको हराया था? केरल को हराया था। ये आपका 78 संस्करण है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 24-25 का है। इसके अलावा जो है ये इसका फाइनल जो है 31 दिसंबर 2024 को खेला गया था। ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी बाल योगी स्टेडियम में खेला गया था। इसके अलावा सफल टीम की जब हम लोग बात करते हैं
तो सफल टीम में जो है आपका पश्चिम बंगाल जो है 33 बार जो है सबसे ज्यादा बार जो है जीता है। इसके अलावा जो है आपका जो है पंजाब जो है वो आपका 8 बार जीता है। ठीक है, इसके अलावा केरल और सेना जो है आपका जो है 7 बार जो है जीता है। इसके अलावा जो है आपको बता दें कि संतोष ट्रॉफी 2023 सो आपसे पूछेगा कि कहाँ पर जो है यह आपका आयोजित हुआ था। शायद आपका आयोजित ही पूछा गया था, विजेता नहीं पूछा गया था। तो अगर आपका आयोजित पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर जो है आपका साई स्टेडियम जो है हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसको जो है आप याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये आपका जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। और कर्नाटक ने मेघालय को जो है आपका हराया था। ठीक है, बाकी जो है आपका इस टूर्नामेंट में 27 टीमें जो है वो खेला था। ठीक है, इसका जो आयोजन है साई के द्वारा जो है कराया जाता है, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कराया जाता है। ठीक है, जो कि कोलकाता में इसका जो है इस बार 2023 का जो है हुआ था। बाकी 24 का आपको यहाँ पर मालूम है हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आर के नारायण की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक में जो है मालगुडी के काल्पनिक शहर की कहानी, यानी कि विच फेमस बुक बाय आर के नारायण फ्यूचर स्टोरीज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। तो इसका राइट आंसर जो है आपका मालगुडी डेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मालगुडी डेज पुस्तक से भी जो आपको यहाँ पर 2 प्रश्न जो है देखने को यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समानता का अधिकार जो है सुनिश्चित करता है। ठीक है, समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था। तो समानता का अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 14 से 18 जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका समानता का अधिकार जो है वो आपका हो जाएगा। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में जो है आपका वर्णित है, तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको मालूम होगा कि ये जो है 14 से 18 जो अनुच्छेद है वो आपका कौन है, तो ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद है वो आपका कहाँ तक आता है, तो मौलिक अधिकार में ही आता है। ठीक है, जिसमें से आपका 14 से 18 जो है वो आपका समानता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में बात करेंगे तो कानून के समक्ष जो है सभी लोग समान होंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 में आपका वो दिया गया है। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 में जो है वो कहा गया है कि जो धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो आपका अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 की बात करेंगे तो लोक नियोजन में जो है अवसर की समानता से संबंधित आपका जो है अनुच्छेद 16 है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो इसमें जो कहा गया कि अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत से संबंधित अनुच्छेद आपका 17 है। इसके अलावा अनुच्छेद 18 की बात करेंगे तो ये जो है आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है। ठीक है, तो उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद जो है तो वो आपका जो है अनुच्छेद 18 है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत को प्राप्त करना, स्वच्छता और सैनिटेशन में जो है सुधार करना। ठीक है, तो इसी से संबंधित जो है आपका जो है कुछ क्वेश्चन जो है पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यहाँ पर देखिए बच्चों के द्वारा जो भेजा गया है, यहाँ पर जो पूछा गया है कि 2011 की जनगणना में अधिकतम जनसंख्या वाला सिटी का नाम आपसे पूछा गया था। ठीक है, इसमें शायद आपका दिल्ली, मुंबई, शहर इस सब का नाम जो है दिया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका मुंबई हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है मुंबई का जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा है। वहाँ की जनसंख्या की बात करेंगे तो 1.24 करोड़ जो है आपका वहाँ का जो है जनसंख्या, यानी कि मिलियन की बात करेंगे तो 12.4 मिलियन वहाँ का जनसंख्या है, जो कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी जो है उससे बनाती है। इसके अलावा जो है ऑप्शन में आपका दिल्ली भी दिया गया था, तो दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली का जनसंख्या जो सो आपका वहाँ पर 1.1 करोड़ है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, जो कि मुंबई का महानगर क्षेत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो 2011 का जनगणना जो है आपका 15वां जनगणना था। आजादी के बाद जो है 7वां जनगणना था। इसके अलावा जो है ये आपका 9 से 28 फरवरी 2011 के बीच जो है आपका आयोजित किया गया था। इसमें देश का जो जनसंख्या 1.21 बिलियन जो है आपका रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा पूछा गया कि आपका मथुरा कला का उद्धार जो है वो किस राजा के शासनकाल में हुआ। ठीक है, ऑप्शन अशोक दिया गया था, अशोक, मौर्य, समुद्रगुप्त। ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन जो है आपके एचई में दिए गए थे। तो मथुरा कला का उद्धार जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त के काल में जो है आपका मथुरा कला का जो है आपका ये जो है उद्धार हुआ। इसके अलावा समुद्रगुप्त का शासनकाल की जब हम लोग बात करते हैं तो 335 से लेकर जो है 375 ईस्वी तक जो है आपका समुद्रगुप्त का जो है काल देखा जाता है। अशोक की काल की बात करेंगे तो अशोक का जो है 273 से 232 ईसा पूर्व तक देखा जाता है। उस समय जो है मथुरा एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था। ठीक है, बौद्ध का केंद्र था। ठीक है, तो उस समय जो है उद्धार नहीं देखा गया है। तो आपका जो देखा गया है वो आपका समुद्रगुप्त के शासनकाल में ही देखा गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था
चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका एक शिलालेख था, उसमें जो है 2 शिवलिंगों की स्थापना का उल्लेख मिलता है, जो मथुरा कला के उद्धार का ही प्रमाण है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि मथुरा कला में मूर्तियां जो है वो किसकी बनी होती थी। ठीक है, ये मथुरा कला से आपका आज 2 प्रश्न जो है यहाँ पर देखिए, 2 प्रश्न जो है वो आपका देखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर जो भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा इसका ऑप्शन क्या दिया गया था। ठीक है, तो मथुरा कला मूर्तियां मुख्य रूप से आपका बुद्ध, हिंदू देवी देवताओं जैसे विष्णु हो गया, कृष्ण हो गया, जैन तीर्थंकर की जो है बनाई जाती थी। ठीक है, मे भी शायद आपका इसका पूछा गया होगा कि किस धातु से बनता था। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग क्या क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि चरवाहा बंदरगाह में जो है किस राज्य के व्यापार में जो है लाभवान होता है। ठीक है, पूछा गया होगा कि आपका चरवाहा बंदरगाह से किस राज्य को जो है सबसे ज्यादा जो है आपका व्यापार में लाभ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपका जो है महाराष्ट्र हो, मुंबई हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा 2023 की संतोष ट्रॉफी कहाँ पर हुआ, तो आपको बता दिए कि ये जो है आपका कोलकाता में हुआ था। इसके अलावा 23 में भारत का एकमात्र तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र पूछा गया था कि तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र जो है वो आपका किस राज्य में है। ठीक है, तो ऊर्जा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका केरल में है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका केरल हो जाएगा। केरल में कोच्चि बंदरगाह पर 2023 में जो है एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया गया था, जो कि भारत का पहला एकमात्र तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र था। इसके अलावा यहाँ पर जो है 500 किलोवाट का क्षमता का है यह संयंत्र है। ठीक है, तो कोच्चि बंदरगाह ट्रस्ट यानी कि सीपीटी के द्वारा जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी के सहयोग से जो यहाँ पर विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका में प्रतिलेखन का मतलब क्या होता है। तो कोशिका में प्रतिलेखन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए का संश्लेषण। ठीक है, डीएनए का आरएनए से संश्लेषण करना होता है। प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जो है आपका यही होता है। इसके अलावा प्रतिलेखन एक जैविक प्रक्रिया है जो कोशिका के नाभिक में होती है, जिसमें डीएनए जो होता है एक खंड यानी कि जीन से मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जो है आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होती है और जो डीएनए के टेम्पलेट स्टैंडर्ड को पढ़कर पूरक आरएनए गुण जो है बनाता है। इसके अलावा प्रतिलेखन की बात करेंगे तो प्रतिलेखन जो है आपका 3 चरण में होता है। एक आपका प्रारंभ हो गया, इसके अलावा वृद्धि हो गया, फिर जो है आपका समाप्ति हो गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर समानता का अधिकार पूछा गया था 14 से 18, तो हम आपको बता दिए कि अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 जो है वो आपका लोक नियोजन यानी कि सार्वजनिक नियुक्तियों में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है, इसके अभ्यास पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों जैसे कि सैन्य शैक्षिक समानों को छोड़कर जो है प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो ये सभी मौलिक अधिकार है। इसके अलावा जो पूछा गया कि लोकसभा और राज्यसभा का जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। संयुक्त बैठक की बात करेंगे तो यह जो है आर्टिकल 108 के तहत जो है आपका संयुक्त बैठक होता है, जिसमें यदि लोकसभा राज्यसभा के बीच किसी विधेयक पर गतिरोध होता है तो ये जो है बुलाता है। कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, इस बैठक में जो होता है दोनों सदन के सदस्य एक साथ बैठते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। यदि स्पीकर अनुपस्थित है, अब्सेंट है, तो उप स्पीकर या किसी नामित सदस्य के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। उदाहरण के लिए 2002 में जो है राष्ट्रीय कराधान विधेयक पर जो है संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें जो है स्पीकर ने जो है अध्यक्षता किया था। राष्ट्रपति को जो है केवल बैठक बुलाने का अधिकार है, लेकिन अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं है। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति से बुलाता है, बैठक का अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया। फिर जो है भौतिकी में जो है दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो दूरी में चली गई कुल पथ की लंबाई स्केलर, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच सबसे छोटी दूरी वेक्टर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया। जैसा कि कौन सा पौधा जो लाल रंग का होता है, तो आपका राइट आंसर जो है पॉइंसेटिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल पत्तियों के लिए जो है या लाल हिबिस्कस जो है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया था। ठीक है, पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार है, तो पोंगल की बात करेंगे तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का त्योहार है, तो इसका राइट आंसर जो है तमिलनाडु हो जाएगा। इसके अलावा पोंगल जो है 4 दिवसीय हिंदू फसल उत्सव है, जो मुख्य रूप से तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और यह त्योहार जो है तमिल सौर कैलेंडर की 27 महीने की पहली तारीख यानी कि 14 या 15 जनवरी को शुरू होता है। ये 4 दिनों का त्योहार है। ठीक, याद रखिएगा। भोगी पोंगल है जो कि जिसमें इंद्र देव की पूजा की जाती है। फिर आपका थाई पोंगल जिसमें सूर्यदेव को समर्पित है। फिर आपका मट्टू पोंगल, फिर आपका कनुम पोंगल। ठीक है, तो फसल का उत्सव है, मकर संक्रांति से जुड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं अपने उत्तर भारत में, उसी प्रकार जो है दक्षिण भारत में जो है तमिलनाडु के लोग जो है आपका पोंगल मनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि वृक्ष का गठन जो है वो आपका क्यों किया गया था, तो वृक्ष का गठन जो है आपके ऑप्शन में कुछ और दिया गया होगा। हम लोग जो है यहाँ पर सारी चीजों को यहाँ पर कवर कर लिए हैं।
कि ब्रिक्स का गठन जो है उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक शासन में उनकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए किया गया और विकसित देशों के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए भी जो है किया गया था। इसके अलावा ब्रिक्स में जो है जैसा कि नाम से ही आया, इसका जो है आपका निकल कर आ जाता है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है। जैसे बी से जो आपका ब्राजील हो गया, आर से जो है आपका रशिया हो गया, आई से आपका इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और एस से आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका जो है 2009 में जो है आपका शामिल होता है। इसका स्थापना 2006 में ही हो गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य इन उद्देश्यों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसके अलावा जो वैश्विक जीडीपी का जो लगभग जो है 25% और विश्व जनसंख्या का जो है 40% जो है प्रतिनिधित्व जो है वो आपका करता है। इसके अलावा यह समूह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे संस्थानों में सुधार की मांग करता है, जहां विकसित देशों का वर्चस्व है। और नवंबर 2023 में जो है नई विकास बैंक यानी एनडीबी की स्थापना के माध्यम से वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था जो है इसने जो है विकसित किया है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आपका भी एग्जाम जो है आने वाले शिफ्टों में या आने वाले दिनों में एसएससी का कोई भी एग्जाम बचा हुआ है, तो आप लोग जो है क्विक रिवीजन के तौर पर जो है कोई एक आप कुछ खोज रहे हैं बुक वगैरह, तो आप लोग जो है हमारे द्वारा बनाए गए प्रयास बुक को ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते हैं, जिसमें आपके बुक एंड ऑथर से हो गया, राज्य से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स वगैरह हो गए। ठीक है, शेड्यूल वगैरह हो गए, उन सारे चीज़ों को यहाँ पर जो है कवर किया गया है। ठीक है, 40 प्लस टॉपिक में। ठीक है, और एमसीक्यू प्रश्नों को भी यहाँ पर शामिल किया गया जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्राप्त करने के लिए जो है यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा तो आपको जो ये ई बुक जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ में इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये आपका उपलब्ध है। बाकी जो है हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वह है कि अनुच्छेद 14 में जो है वो किसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो ये तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी जो है पूछा गया था कि अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो किससे संबंधित है। तो अभी अनुच्छेद 14 पूछा गया, तो इसका राइट आंसर जो है समानता के अधिकार का वर्णन है। तो समानता का अधिकार जो इसका राइट आंसर होगा, जो विधि के समक्ष समानता और कानून के समक्ष जो है संरक्षण की गारंटी जो है देता है। ये भाग 3 के अंतर्गत आता है, भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ये अनुच्छेद 2 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला जो है विधि के समक्ष समानता, दूसरा जो है कानून के समक्ष समान संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा गया कि सबसे अधिक जो है उपजाऊ और पानी वाला मिट्टी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है एलुवियल सॉइल जो है इसका राइट आंसर होगा। एलुवियल जो मिट्टी है नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है और जो मुख्य रूप से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के मैदानी क्षेत्रों में जो है यह पाया जाता है। ये मिट्टी जो है चिकनी हो गया, बलुई हो गया, दोमट के मिश्रण से बनी होती है, जिसमें नाइट्रोजन, पोटाश, ह्यूमस की अच्छी मात्रा होती है, जिससे उपजाऊ बनाती है। ठीक है, और यह मिट्टी जो है भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि मध्य प्रदेश में जो है लाडली बहन योजना की शुरुआत जो है किसने किया। तो इसका राइट आंसर जो है आपका शिवराज सिंह चौहान जो है इसका राइट आंसर हो गया। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना की शुरुआत जो है यही इन्हीं के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया था। उस समय जो है आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री, सॉरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 5 जुलाई 2030 को इसकी योजना की शुरुआत किया गया था। ये योजना जो है महिलाओं की सशक्तिकरण, आर्थिक सहायता के लिए शुरू किया गया, जिसमें 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रतिमाह जो है 1250 रुपए, जो कि वर्तमान में 3000 रुपए की गई है, कि वित्तीय सहायता जो है दी जाती है। इसके अलावा इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 जो है हमने फर्स्ट के वीडियो में जो डिस्कस किया था कि ये जो है अनटचबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये भाग 3 के अंतर्गत ही आता है। अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है, वो इसका कोई भी रूप है, चाहे अभ्यास हो, चित्त या प्रचार के माध्यम से हो, वो अपराध माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक स्टूडेंट बता रहे थे कि अनुच्छेद 19 पूछा गया था, तो अनुच्छेद 19 पूछा गया होगा, तो इसका राइट आंसर जो है आपका स्वतंत्रता की गारंटी, यानी कि अनुच्छेद 19 में जो है नागरिकों को जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, ये भी जो है आपका मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्ति की रक्षा करता है, केवल जो है भारतीय नागरिकों पर ही लागू होता है, ना कि विदेशियों पर। ठीक है, 6 स्वतंत्रता कौन कौन सी है, जैसा कि जो है पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, नागरिक अपनी राय व्यक्त कर सकता है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रताएं भी शामिल है। दूसरा है शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये जो है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने का अधिकार देता है। फिर जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन,
ठीक है, इसका मतलब है कि संगठन या संघ बनाने और उसमें शामिल होने की आजादी है। फिर है आपका प्रवास की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, भारत के किसी भी भाग में जो है स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार है। इसके अलावा है व्यवसाय या पेशा अपनाने का अधिकार यानी कि फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड, यानी कि कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार बशर्ते ये संवैधानिक सीमाएं में हो। इसके अलावा निवास की स्वतंत्रता है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल, यानी कि भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने की स्वतंत्रताएं भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला है भारत के 26वें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राइट आंसर जो है आपके ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ज्ञानेश कुमार जो है 1988 बैच के सेवानिवृत्त जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी है। 19 फरवरी 2025 को इनको जो है भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के जो है पदभार ग्रहण किए हैं। यह जानकारी जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है दिया जाता है, क्योंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका जो ये है नियुक्ति है वो आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इससे पहले जो है आपके राजीव कुमार जी थे 15 मई 2022 से लेकर 18 फरवरी 2025 तक। अगला है नीति आयोग जो है किस लिए कार्य करता है? तो नीति आयोग जो है भारत सरकार के आर्थिक नीति निर्माण, विकास योजना और सतत विकास के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना जो है आपका 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर हुआ था। यह उसका उद्देश्य जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है सहकारी संवाद को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किसे जो है सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? सफेद हाथी की भूमि की बात करेंगे तो ये जो है आपका थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से थाईलैंड को जो है लैंड ऑफ द व्हाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सफेद हाथी वहाँ के शाही और संस्कृति का जो है प्रतीक रहा है। इसके अलावा सफेद हाथी जो है थाई संस्कृति में शुभ और पवित्र माना जाता है और प्राचीन काल में से जो है राजा की संपत्ति माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो क्या आते हैं? ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है आपका कृषि आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन और खनन आता है। ठीक है, ये इस प्रकार की जो चीजें हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो प्राकृतिक संसाधनों से कच्चे माल का उत्पादन करता है, जो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के लिए जो है आधार प्रदान करता है। ठीक है, कृषि जैसा कि अनाज, फल, सब्जियां, अन्य फसलें, पशुपालन जैसे दुग्ध उत्पादन, मांस, चमड़ा उद्योग, मत्स्य पालन जैसे मछली पालन, जलीय संसाधन, खनन माने कोयला, लोहा और अन्य खनिज। ठीक है, ये सभी जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है रसीदी टिकट जो है वो किसकी रचना है? रसीदी टिकट की बात करेंगे तो ये आपका अमृता प्रीतम की रचना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अमृता प्रीतम होगा। अमृता प्रीतम जो है पंजाबी के सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थी और उन्हें पंजाबी भाषा की पहली कवियत्री जो है वो माना जाता है। उन्हें कुल मिलाकर लगभग जो है 100 पुस्तकें लिखी और जिनमें उनकी चर्चित आत्मकथा जो है रसीदी टिकट भी शामिल है और उन्हें भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान जो है पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया है। अगला है अर्जुन पुरस्कार का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर जो है आपका खेल हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार का जो संबंध है खेल से है। ठीक है, यह 1961 में जो है शुरू हुआ था। खेल और शारीरिक शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है। पुरस्कार में 15 लाख रुपए की नगद राशि, कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र जो है उनको दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन जो है लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र के द्वारा जो है आय असमानता यानी कि इनकम इक्वलिटी को जो मापा जाता है। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र ग्राफिक जो है उपकरण है जो आय या धन के वितरण को दर्शाता है, समाज में जो है असमानता की डिग्री को मापता है। इसके अलावा इसे जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री मैक्स और लॉरेंस ने 1905 में जो है विकसित किया था। ठीक है, ये वक्र जो है 45 डिग्री की रेखा से विचलन दिखाता है, जितना अधिक विचलन उतना अधिक जो है असमानता होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो किसने और कब बनवाया? तो चित्तौड़गढ़ का किला जो है मौर्य वंश जो है मौर्य वंश के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत के सबसे बड़े किलों में है और मौर्य राजा चित्रांगद मौर्य ने शुरू किया था। ठीक है, इस प्रकार का कोई पूछा गया होगा, आप लोग देखिएगा। अगला है उत्तर मीमांसा जो है किस विषय से संबंधित है? तो उत्तर मीमांसा जो है वेदांत दर्शन, ठीक है, और ब्रह्म की प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। तो वेदांत दर्शन जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। उत्तर मीमांसा को जो है वेदांत भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन की एक प्रमुख शाखा है जो वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों पर आधारित है। इसका विकास बाद में हुआ। इसे बद्दरायण के द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र जो कि लगभग 200 ईस्वी से जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रमुख उपशाखाएं जैसे अद्वैतवाद जो कि शंकराचार्य से संबंधित है, विशिष्टाद्वैतवाद जो है रामानुज से और द्वैतवाद जो है वो आपके माधवाचार्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है वह है कि 2025 में जो है किस खिलाड़ी को जो है पद्म भूषण मिला था, जिसमें से 4 खिलाड़ी का नाम जो है दिया गया था, जिसमें एक नाम आपका पीआर श्रीजेश का भी था। तो पीआर श्रीजेश ही आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। 2025 के हम जब बात करते हैं तो टोटल पद्म अवार्ड की बात करते हैं तो 139 पद्म अवार्ड जो है दिया गया है, जिसमें से आपका 7 जो है आपका पद्म विभूषण था, 19 जो है आपका पद्म भूषण था और 113 जो है वो आपका पद्म श्री था। ठीक है, तो पद्म भूषण 2025 जो है टोटल 19 लोगों को मिला है। तो 19 लोगों का नाम यहाँ पर देख लेते हैं।
जैसा कि एक नाम है आपका ए सूर्या प्रकाश, जिसे कि लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म मिला है, कर्नाटक की ये रहने वाले हैं। फिर है आपका अनंत नाग, यहाँ पर आप फील्ड देख लीजिएगा, आर्ट के सेक्टर में मिला है। फिर है विवेक देवराय, जिनको मरणोपरांत मिला है लिटरेचर और एजुकेशन में। फिर है आपका जतिन गोस्वामी, जिनको आर्ट में मिला है। इसके अलावा जोश चाको पेरियुपुरम में है, जिनको दवा के क्षेत्र में। इसके अलावा कैलाश नाथ दीक्षित हैं, उनको भी मिला है आपका आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में। फिर है आपका मनोहर जोशी, जिनको मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में। फिर है आपका नल्ली कुपास्वामी चेट्टी, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिला है। नन्नापुरी बालाकृष्णा जो है, इनको आर्ट में मिला है। इसके अलावा पी आर सीरीज को स्पोर्ट्स एंड हॉकी मिला है, यही प्रश्न पूछा गया था। फिर पंकज पटेल को मिला है। पंकज उदास को भी मरणोपरांत मिला है आर्ट में। इसके अलावा राम बहादुर राय को मिला है। साध्वी नीताम्बरा को मिला है। एस अजीत कुमार को मिला है। शेखर कपूर को मिला है। इसके अलावा शोभना चंद्र कुमार को भी जो है अवार्ड मिला है। और आपको मिला है सुशील कुमार मोदी को, उनको भी जो है पब्लिक अफेयर्स में मरणोपरांत दिया गया है। फिर आपका विनोद धाम को साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये पद्म भूषण अवार्ड 2025 था, इनको टोटल 19 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण जो है 7 लोगों को दिया गया है। उन 7 लोगों में जो है आपका दुब्बर नागेश्वर रेड्डी जी हैं, जिनको मेडिसिन के क्षेत्र में। फिर आपका जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह खेर, इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। फिर आपकी कुमुदिनी रजनीकांत लखिया, जिनको जो है आर्ट के क्षेत्र में मिला है। फिर आपकी लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जिनको आर्ट के क्षेत्र में। एम.टी. वासुदेवन नायर को मरणोपरांत मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में। फिर आपकी ओसामा सुजुकी को मरणोपरांत दिया गया है। फिर आपकी शारदा सिन्हा को भी दिया गया है, इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है और आर्ट के क्षेत्र में इनको दिया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है पद्मश्री जो है 2025 जो है 113 लोगों को मिला है, जिसमें से एडवाइटा चरण गणनायक प्रमुख हैं, ठीक है। अच्युत रामचंद्र पल्लव है। अजय वी भट्ट है। अनिल कुमार बोरो है। अरिजीत सिंह है। इसके अलावा मिसिज अरुंधति भट्टाचार्य है। अरुणोदय शाह है। अरविंद शर्मा है, ठीक है। तो अशोक लक्ष्मण सराफ है। अशोक कुमार महापात्र है, ठीक है। तो इन सभी का नाम जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आप लोग का एग्जाम जो है आगे आने वाले शिफ्टों में बचा हुआ है, आप लोग जो है क्विक रिवीजन के तौर पर कुछ मटेरियल्स देख रहे हैं, तो आप जो है हमारे द्वारा बनाए गए अमन प्रयास जी के जीएस प्रयास बुक को जो है पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी कंप्लीट जीके जीएस का नोट्स है। इसमें टोटल जो है आपको 40 प्लस टॉपिक्स मिलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे, चाहे आपकी बुक एंड ऑथर से हो, चाहे आपका पद्म भूषण से हो, चाहे आपका आर्टिकल से हो, या आपका कोई वंश से हो, ठीक है। ये सारे प्रश्न, ये सारे टॉपिक्स जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। परचेज करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर जो है प्रयास बुक क्लिक कर जो है मैसेज कीजिएगा, तो आपको जो है ये बुक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग वहां से भी जाकर परचेस को कर सकते हैं। बाकी जो है हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि गरबा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गरबा की बात करेंगे तो गरबा जो है आपका गुजरात राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर जो है गुजरात होगा। परंपरागत रूप से जो है ये 9 दिवसीय हिंदू त्योहार है, जो कि नवरात्रि के दिन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा गया कि एशिया में जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर जो है वो कौन सा देश है। तो एशिया की बात करेंगे, सबसे ऊपर हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है सिंगापुर का स्थान आता है, तो सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। एशिया में हैप्पीनेस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर है, इसके बाद ताइवान और जापान का स्थान है। 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 147 देशों में 118वां स्थान पे है, जबकि पाकिस्तान 109वां और नेपाल जो है 92वां स्थान पर है, ठीक है। एशिया देशों में हैप्पीनेस इंडेक्स में सिंगापुर 30वें स्थान पर है ओवरऑल। जापान आपका 50वां है। दक्षिण कोरिया 51वां है और भारत जो है 126वां है एशिया में। पाकिस्तान जो है 108वां है। म्यांमार जो है 118वां है। श्रीलंका जो है 128वां है और बांग्लादेश जो है 129वां है, ठीक है। भारत की बात हम लोग कर ली, 126वें स्थान पे है भारत, सॉरी 118वें स्थान पर है। 2024 में जो है आपके 126वें स्थान पे था। टॉप सीट्स 12 सॉरी 10 सबसे खुशहाल देशों को देखें तो पहला स्थान पे फिनलैंड, दूसरा पे डेनमार्क, तीसरा पे आइसलैंड, चौथा पे स्वीडन, पांचवा पे नीदरलैंड, छठा पे कोस्टारिका, सातवां पे नॉर्वे सॉरी, 8वां इजराइल है, 9 पे लक्समबर्ग है और 10 पर जो है वो आपका मैक्सिको है, ठीक है। तो आप इसको जो है याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा जो है क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना से था। प्रश्न जो बना था कि कंट्री, एग्जैक्ट जो प्रश्न था वो आपका था, कंट्री हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। यानी कि हैवी इंडस्ट्री जो आपका लगा था सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि आपका 1956 से 1961 तक चला था, ठीक है। उसमें किस कंट्री ने जो है हेल्प किया था, मेन क्वेश्चन जो है आपका यही था। तो ड्यूरिंग इंडियाज सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 61 तक चला, विच फोकस ऑन रैपिड
इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ही फोकस था। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, सेवरल कंट्री प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एस्टेब्लिश की इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पार्टिकुलरली स्टील प्लांट, ठीक है, जैसा कि आपका एक नाम है आपका यूएसएसआर का, ठीक है, इसने भी जो है आपके मदद किया था भिलाई जो है स्टील प्लांट वो लगाने में, जो कि आपका ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसके अलावा यूके भी जो है आपका हेल्प किया था, यूके जो है दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाने में किया था, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। इसके अलावा जो है जर्मनी भी जो है वो भी हेल्प किया था, जर्मनी जो है राउल राउरकेला जो है आपका स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। तो इन सभी देशों ने जो है सहायता किया था। बाकी आपके ऑप्शन में कौन सा नाम दिया गया था, तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन भी जो है हमें मिले हैं कुछ जो स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं। तो ऑप्शन में जो है आपका यूके का नाम था, ठीक है, यूके का नाम था। इसके अलावा जो है आपका रसिया का भी नाम था और जापान का भी नाम था, ठीक है। तो बताइएगा आपके ऑप्शन में क्या कुछ था, ठीक है। हम तो सारी चीजें आपको बता दिए हैं। बाकी जो है पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। एरोडोमर मॉडल पर आधारित था। कृषि को उच्च प्राथमिकता इसमें दिया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसमें लाया गया था 1952 में। भाखड़ा नागल ब्यास दामोदर नदी घाट इत्यादि परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में चला। पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित था। यहाँ पर योजना में भारी उद्योगों एवं खनिजों को प्राथमिकता दी गई। दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात कारखाना जो है यहाँ पर स्थापित किया गया, ठीक है, जिसमें से जो है आपका भिलाई जो है वो आपका यूएसएसआर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। राउरकेला जो है वो आपका जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो जर्मनी के द्वारा जो है स्थापित किया गया। दुर्गापुर जो है वो आपका यूके के द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला। इसके अलावा जो है सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर आधारित था। ये योजना जो है 1962 के भारत चीन, 1965 के भारत पाक युद्ध और 1966 के सूखे के कारण जो है अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। फिर इसके बाद जो है योजना अवकाश आया जो कि 3 साल तक चला, 66 से 69 तक, ठीक है। इसके अलावा चतुर्थ जो है आपका 1969 से 74 तक चला। परिवार नियोजन, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस योजना की प्रमुख विशेषताएं थी। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है 1974 से 78 तक चला। गरीबी निवारण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। गरीबी हटाओ का नारा जो है इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया। विश्व सूत्री कार्यक्रम भी जो है लाया गया था 1975 में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में। काम के बदले अनाज तथा अन्नदोती योजना जो है 1977-78 में लाया गया था। इसके अलावा जो है इस योजना को 1 वर्ष पूर्व भी जो है 1978 में समाप्त कर दिया गया था। फिर जो है आपका अनवरत योजना जिसे कि हम लोग रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं 1978 से 80 तक लाया गया। जनता पार्टी सरकार ने इसे जो है प्रारंभ किया था। गुन्नार मॉडल के द्वारा जो है इस पर गुन्नार मॉडल मिंडाल के द्वारा जो है विकास देशों के विकास के संदर्भ में प्रस्तुत करता है। छठी जो है 80 से 85 तक चला। गरीबी उन्मूलन और रोजगार वृद्धि इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। सातवीं जो है 1985 से 90 तक चला, ठीक है। इस योजना में भोजन काम उत्पादन का नारा दिया गया। मानव संसाधन विकास पर अधिक बल दिया गया। आठवीं जो है 1992 से 97 तक चला। राजनीतिक अस्थिरता के कारण योजना जो 1990 की जगह 1992 से प्रारंभ हुई। ये योजना अपने लक्ष्य 5.6 से ज्यादा 6.8 वार्षिक वृद्धि दर जो है प्राप्त की। नौवीं 1997 से 2002 तक चला। सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास को बल दिया गया। 10वीं जो है 2002 से 2007 तक चला। 7.6 की वार्षिक वृद्धि दर के साथ अब तक की सबसे सफल योजनाओं में से एक रही। 11वीं जो है 2007 से 12 तक चला। तीव्र और समावेशी विकास इस योजना का लक्ष्य था। औसत वृद्धि दर जो है 8% रहा, जो अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर है। 12वीं जो है 2012 से 2017 तक चला। इसका उद्देश्य जो है तीव्रतर अधिक समावेशी और धारणीय विकास है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना ही जो है लास्ट योजना था। इसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जाम में पूछा गया। फिर जो है क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आपका राजपूत वंश से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, आपको पहले बता चुके हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट बेस्ड हूबहू प्रश्न स्टूडेंट को याद नहीं है। जो प्रश्न आपके वन लाइनर थे जो याद करने लायक थे उसको ही स्टूडेंट के द्वारा जो है हमें बताया गया है, ठीक है। तो जैसा कि राजपूत वंश था तो भारत में राजपूत का उदय जो है हर्षवर्धन की मृत्यु प्रतिहार समाज के विघटन का परिणाम था। 7वीं शताब्दी से लेकर अगले 500 वर्ष तक जो है भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर राजपूतों का प्रभुत्व रहा। उनका संबंध भारतीय उपमहाद्वीप के क्षत्रिय परिवारों से था। उन्होंने राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में योद्धाओं, उद्यमियों और जमींदारों के रूप में शासन किया। भारत में राजपूतों का उदय जो है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रमुख राजपूत वंशों में जो है आपका दिल्ली अजमेर के चौहान या चहमान वंश जिसकी राजधानी दिल्ली थी, संस्थापक वासुदेव था। कन्नौज के प्रतिहार या परिहार जिसकी राजधानी अवंती या कन्नौज, संस्थापक आपका नागभट्ट। मालवा के पमार या परमार जो है उज्जैन और धार जो है इसका राजधानी था। और सी आक या श्रीहर्ष जो है इसका संस्थापक था। काठियावाड़ के चालुक्य सोलंकी की बात करेंगे
तो अनिल वारा जो है इसकी राजधानी थी। मूलराज प्रथम इसके संस्थापक थे। माल्यखंड के राष्ट्रकूट की बात करेंगे तो माल्यखंड या मान्यखेत जो है इसकी राजधानी थी। और शांति दंती दुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय जो इसके संस्थापक थे। जाजक मुक्ति के संडेल की बात करेंगे तो खजुराहो महोबा या कलिंजर इसकी राजधानी थी। और नतरुक चंडेला इसके संस्थापक थे। चेडी के कलचुरी या हैया की बात करेंगे तो राजधानी त्रिपुरी थी। कोकल वन जो है इसके संस्थापक थे। कन्नौज के घालवाड़ या राठौड़ वंश जो है कन्नौज इसकी राजधानी, चंद्रदेव इसके संस्थापक। हरियाणा और दिल्ली के चारों ओर के तोमर की बात करेंगे तो दिल्ली का जो है इसकी राजधानी थी। अनंतनाग सिंह तोमर इसके संस्थापक थे। मेवाड़ के गुही लोटा या सिसोदिया वंश की बात करेंगे तो इसकी राजधानी थी चित्तौड़। और बप्पा रावल या हमीर जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि 2025 में जो है अनिल कुमार बोरो को किस क्षेत्र में जो है पद्मश्री अवार्ड जो है दिया गया था। ठीक है, तो 2025 में अनिल कुमार बोरो को जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जो है पद्मश्री जो पुरस्कार है वो दिया गया था, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी योजना जो है शहरी गरीबों को सस्ते आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है ये वह योजना है जो शहरी गरीबों को जो है सस्ते आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। योजना कब शुरुआत हुआ तो 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस, निम्न आय समूह यानी कि एलआईजी और मध्यम आय समूह यानी कि एमआईजी के लोगों, विशेष रूप से शहरी गरीबों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को जो है पक्के मकान जो है उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इससे संबंधित योजना है। अगला है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों को भारतीय संविधान के उनके सही प्रावधानों के साथ जो है मिलाना था। अनुच्छेद 50 दिया गया था, इसके अलावा अनुच्छेद 131 दिया गया था, अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 236 दिया गया था और इसको जो है मिलान करना था। तो यहाँ पर आप लोग मिलान कर लीजिएगा, बाकी हम लोग जो है सभी अनुच्छेदों को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 50 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। कहता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए जो है कदम उठाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 131 जो है ये अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को जो है परिभाषित करता है और केंद्र और राज्यों या राज्यों के बीच विवादों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जो है ये अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को प्रभावित करता है जो 73 में संवैधानिक संशोधन यानी 1992 के तहत स्थानीय स्वशासन के लिए जो है जोड़ा गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 236 जो है यह अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालयों के संदर्भ में कुछ शब्दों जैसे जिला न्यायाधीश न्यायिक सेवा की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इससे संबंधित था। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी कि एनआरईपी जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा जो कि 1980 से लेकर 1985 तक जो है शुरू किया गया था। और 6 अक्टूबर 1980 को जो है ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है वह स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा उनके शासन काल का जो है मिलान सही करना था। और जो 4 ऑप्शन दिए गए थे, अलाउद्दीन खिलजी के सामने 10 वर्ष, रजिया सुल्तान के सामने 4 वर्ष, मोहम्मद बिन तुगलक के सामने 15 वर्ष और गियासुद्दीन बलबन के सामने 35 वर्ष का। ठीक है, इसमें से सही का चयन करना था, तो सही जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा, रजिया सुल्तान, जो कि 4 वर्ष तक ही जो है शासन कर पाई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो ये जो है 1296 से लेकर जो है 1316 तक जो है शासन किया था, लगभग 20 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन ऑप्शन में 10 वर्ष दिया गया था जो कि गलत है। इसके अलावा रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक शासन की, लगभग 4 वर्ष तक ये शासन की थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से लेकर जो है 1351 तक शासन किया, लगभग 26 वर्ष किया था। और गयासुद्दीन बलबन जो है 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया, लगभग 21 वर्षों तक जो है इसने शासन किया था। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन करना था, तो रजिया सुल्तान वाला ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट के उतने ही प्रश्न में मिले हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि थर्ड शिफ्ट का जो आपका लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल का जो है प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बहुत सारे प्रश्न स्टूडेंट को याद नहीं रह पाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। फिर भी जितने प्रश्न मिल पाते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर आपका भी एग्जाम था तो आप लोग को भी जो प्रश्न याद है आप लोग बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। बाकी चलिए हम लोग जो है सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि हमें मिले हैं। पहला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस परिस्थिति में लगाया जा सकता है। तो भारत में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करेंगे यानी कि इम्पीचमेंट केवल जो है संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में लगाया जाता है। ठीक है, तो संविधान का उल्लंघन वाला जो ऑप्शन था आपका राइट आंसर था। यह प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत निर्धारित है। ठीक है, किन किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप हो और एक गंभीर आरोप होना चाहिए जैसा कि संवैधानिक कर्तव्यों का पालन न करना या वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रक्रिया क्या क्या है, तो प्रक्रिया जो है पहले तो है प्रस्ताव की शुरुआत की जाती है संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें पेश किया जाता है। प्रस्ताव को कम से कम सदन के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित करना होता है। इसके अलावा प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को जो है नोटिस दे दिया जाता है कि आपके लिए जो है महाभियोग लाया जा रहा है। फिर जो है प्रस्ताव को सदन में 2/3 बहुमत से पारित करना होता है जिसमें
इसे पेश किया गया है। इसके अलावा यदि एक सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दूसरा सदन इसकी जांच करता है, राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का भी अवसर दिया जाता है। इसके अलावा यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को जो है तत्काल प्रभाव से जो है पद छोड़ना पड़ता है। और आपको बता दें कि भारत में अभी तक जो है किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, क्योंकि यह एक असाधारण और गंभीर कदम है और यह प्रक्रिया राष्ट्रपति की संवैधानिक जिम्मेदारियों और गरिमा को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः जो है सोम देवताओं को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो नवम मंडल है यानी कि नौवां मंडल है वो पूर्णतः जो है सोम देवता को समर्पित है। इस मंडल में 114 सूक्त शामिल हैं और जो सोम देवता की स्तुति और सोम रस के महत्व को दर्शाते हैं। इसे सोम मंडल के नाम से भी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है दक्षिण भारत के इतिहास यानी कि चालुक्य से चोल तक को विस्तार से प्रस्तुत करती है, जो 2023 में जो है टाटा लिटरेचर लाइव बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो 2023 में जो है टाटा लिटरेचर लाइव बुक ऑफ द ईयर नॉन फिक्शन पुरस्कार जो है अनिरुद्ध कनिसेट्टी की पुस्तक लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन साउथर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्य टू द चोल को नहीं दिया गया है। हालांकि ये पुस्तक जो है दक्षिण भारतीय इतिहास के चालुक्य से चोल तक को विस्तार से प्रस्तुत करती है और ये पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट की गई थी, लेकिन पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन आपके ऑप्शन में था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा जो कंटेनर है बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी कि JNPT है, जो कि नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह नाहवा सेवा पोर्ट के नाम से भी इस बंदरगाह को जाना जाता है। यह भारत में कंटेनर यातायात के मामले में सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो देश के कुल कंटेनर व्यापार का लगभग जो है 50% संभालता है। अगला है कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य नहीं है तो इसमें कोई भी ऑप्शन हो सकता है, जैसा कि शायद आपके ऑप्शन में चीन का नाम दिया गया था, तो चीन इसका राइट आंसर था। इसके अलावा सार्क जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में देखेंगे कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। तो अफगानिस्तान जो है, इसके अलावा बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, फिर जो है मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका का भी नाम आता है। टोटल 8 देश जो है सार्क का सदस्य है। इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ था ढाका बांग्लादेश में। इसमें जब स्थापना किया जा रहा था तो उसमें 7 ही सदस्य थे, अफगानिस्तान नहीं था। अफगानिस्तान जो है 2007 में जब इसका 14वां शिखर सम्मेलन हो रहा था उसके दौरान जो है इसका 8वां सदस्य बना था। सार्क का मुख्यालय जो है आपका काठमांडू नेपाल में है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो किसे कहा जाता है। तो कोशिका की फैक्ट्री जो है, प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम वह कोशिकीय संरचना है जो mRNA जो कि RNA का मैसेंजर होता है से प्राप्त जानकारी के आधार पर अमीनो एसिड को जोड़कर जो है प्रोटीन का संश्लेषण करती है। यह प्रक्रिया अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन कहलाती है और कोशिका के साइटोप्लाज्म में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है होती है। अगला है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है कितने सदस्यों को जो है मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है 12 हो जाएगा। ये सदस्य जो है आपका कला, साहित्य, विज्ञान या सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए चुने जाते हैं, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के सब क्लोज ए में प्रावधान है। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखिएगा। अगला है कि मुगल काल में जो है आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला में किस प्रकार की इमारतें बनाई जाती थी। तो मुगल काल की वास्तुकला में मस्जिदें, इसके अलावा मकबरे, किले, महल, बाग बगीचे, सार्वजनिक भवन जैसे दीवाने खास जो है बनाए गए। इनमें जो है फारसी, भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया और हुमायूं का मकबरा आदि हो गया। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी महिला जज जो है भारत की CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की दौड़ में है। तो न्यायमूर्ति वी नागरत्ना जो है इनका राइट आंसर है। न्यायमूर्ति वी नागरत्ना जो है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की दौड़ में है। वह 24 सितंबर 2027 को भारत की 55वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली है। हालांकि उनका कार्यकाल केवल 36 दिनों का होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में तीसरा सबसे छोटा कार्यकाल होगा। ठीक है। अगला है बिमस्टेक की स्थापना जो है वो कब किया गया। तो बिमस्टेक यानी कि वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना जो है 6 जून 1997 को किया गया। तो 6 जून 1997 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसमें 7 देश जो है सदस्य हैं, जिसके भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका, म्यांमार है, आपका थाईलैंड है। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से संबंधित है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है इस संगठन का हिस्सा है। अगला है कौन सी वित्तीय योजना जो है किसानों के लिए फायदेमंद है।
तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है किसानों के लिए फायदेमंद है। इसमें पात्र किसानों को जो है प्रति वर्ष 6,000 रुपये, 2,000 रुपये की 3 किस्तें जो है सीधे बैंक खाते में दिया जाता है। अगला है राजस्व घाटा से जो है आप क्या समझते हैं, यानी कि रेवेन्यू डिफिशिएट। तो रेवेन्यू डिफिशिएट जो है तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसकी राजस्व आय यानी कि रेवेन्यू इनकम से अधिक हो जाता है। ठीक है, यानी कि जितना इनकम आने रहा है उससे ज़्यादा आपका खर्च हो जा रहा है, तो ये आपका राजस्व घाटा है। इसका मतलब है कि सरकार की नियमित और दैनिक खर्च जैसे कि वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक खर्चे को पूरा करने के लिए जो है पर्याप्त आय जैसे कर, शुल्क और गैर राजस्व कर नहीं है। इसके अलावा इसका फॉर्मूला भी होता है राजस्व घाटा का, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। ये सरकार के बजट का हिस्सा है और दर्शाता है कि सरकार को अपने नियमित खर्च के लिए जो है उधार लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उदाहरण के लिए जो है सरकार का राजस्व व्यय जो है 20 लाख करोड़ रुपए है और राजस्व आय जो है 18 लाख करोड़ रुपए है, तो राजस्व घाटा जो है 2 लाख करोड़ रुपए का होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है कि जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आमतौर पर मौद्रिक नीति के साथ क्या लागू करता है। तो जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है आमतौर पर सख्त मौद्रिक नीति यानी कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करता है। इसके लिए जो है रेपो रेट में वृद्धि करता है। इसके अलावा नकदी प्रवाह में कमी करता है, खुले बाजार परिचालन जो है उसको लाता है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट में भी वृद्धि करता है। ठीक है, तो इन सभी उपायों का उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करना और मांग को नियंत्रित करके जो है मुद्रास्फीति को जो है स्थिर करना है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है किस संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। 1995 की जब हम लोग बात करते हैं तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत जो है किया गया था 1 जनवरी 1995 को। ये संगठन वैश्विक व्यापार नियमों को नियंत्रित करने और सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए स्थापित किया गया था। अगला है कि जन शब्द जो अक्सर ऋग्वेद में आता है उसका अर्थ होता है। तो ऋग्वेद में जन शब्द का अर्थ लोग, समुदाय या कबीला होता था। यह सामान्यतः जो है एक सामाजिक समूह, प्रजा या मानव समुदाय को दर्शाता है जो एक साथ रहते हैं और सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। आज संदर्भ के आधार पर यह विशिष्ट कबीले, समूहों या सामाजिक इकाइयों को भी संदर्भित कर सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम लोग जो है कुछ फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आपके मिले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है वो है कि द गाइड पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। ठीक है, तो द गाइड पुस्तक जो है उसके लेखक है आर के नारायण। तो इसका राइट आंसर जो है आर के नारायण हो जाएगा। 1998 में जो है ये पुस्तक लिखा गया और यह जो है आपका अंग्रेजी उपन्यास है। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ पुस्तक है उसके ऑथर हैं जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, जैसा कि ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, जिसके लेखक जो है आपके रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो है माई लाइफ इन फुल, जिसके लेखक जो है इंदिरा नोई है। इसके अलावा नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, तो इसके जो आपके लेखक हैं वह हैं आपके अमनेस्टी इंटरनेशनल एंड एंजेलिना जोली। इसके अलावा द इंडियन स्टोरी, जिसके लेखक हैं बिमल जैन। इसके अलावा जो है पुस्तक है क्यू चोटे, ठीक है, जिसके लेखक जो हैं वह हैं आपके सलमान रश्दी। फिर जो है द थर्ड पिलर, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रघुराम राजन। फिर है वी आर डिस्प्लेस्ड, यानी कि इस पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं आपके मलाला यूसुफजाई। फिर जो है आपका आई डू व्हाट आई डू, इसके पुस्तक के लेखक भी जो है डॉक्टर रघुराम राजन ही हैं। फिर जो है द लास्ट गर्ल, इस पुस्तक के लेखक है माई स्टोरी ऑफ कैप्टिविटी एंड फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट, इस पुस्तक के लेखक है नाडिया मुराद। फिर जो है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जिसके लेखक हैं शशि थरूर। इसके अलावा पायजामा एंड फॉरगिविंग जो है ट्विंकल खन्ना के द्वारा। द अपसाइड डाउन की के लेखक जो हैं सुधा मूर्ति। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड के लेखक हैं वेंकैया नायडू। अटल जी ने कहा पुस्तक के लेखक है विजेंद्र रेही। अनसुटेबल बॉय जो पुस्तक है उसके लेखक है करण जौहर और पूनम सक्सेना। तो ठीक है, तो याद रखिएगा एन अनसुटेबल बॉय है। फिर जो है आपका एन डे वन डे, जिसके लेखक है नसरुद्दीन शाह। फिर जो है मिसिज फनी बोन्स, जिसके लेखक है ट्विंकल खन्ना। द केस दैट शॉक इंडिया के लेखक जो है प्रशांत भूषण है। लॉन फॉक्स डांसिंग के लेखक रस्किन बॉन्ड है। गन्स एंड थाई पुस्तक के लेखक जो है राम गोपाल वर्मा है। कश्मीर द अनरिटन हिस्ट्री के लेखक हैं क्रिस्टोफर स्नेडेन। इसके अलावा वॉकिंग विथ लायंस टेल्स ए डिप्लोमेटिक पास्ट के लेखक हैं के नटवर सिंह। इसके अलावा द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु के लेखक है अरुंधति रॉय। इसके अलावा जो है द शैडो ऑफ द क्रिसेंट मून के लेखक हैं फातिमा भुट्टो। फिर है द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, तो इसके लेखक हैं अमिश त्रिपाठी। द ग्रेट गैट्सबाय के लेखक हैं एफ स्कॉट फिट्जगेरलैंड। इसके अलावा इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक शशि थरूर। गो सेट ए वॉचमैन के लेखक हार्पर ली। एंड देन वन डे के लेखक नसरुद्दीन शाह। गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक रतन टाटा। वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक हैं नतोर सिंह। इसके अलावा नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट द डायरी ऑफ नेशंस कंसेशंस कीपर के लेखक है विनोद राय। हाल्फ लायन के पुस्तक के लेखक जो है विनय सीतापति हैं। हु मूव्ड बाय इंटरेस्ट रेट
के लेखक जो हैं डी सुब्बाराव हैं, जो कि आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। वन इंडियन गर्ल के लेखक जो हैं आपके चेतन भगत हैं। इसके अलावा जो है आपका रिबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग एविलियन एस्पिरेशन, तो इसके लेखक जो है नंदन नीलाकनी हैं। इसके अलावा जो है आपका सोर्स कोड, जिसके लेखक जो है बिल गेट्स हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री किसान योजना में किसान को सालाना कितने रुपए का लाभ होता है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है किसानों को सालाना जो है 6,000 रुपए का लाभ होता है। ये राशि 3 समान किस्तों में, यानी कि प्रत्येक किस्त 2,000 रुपए की 4 महीने में सीधे जो है उनके अकाउंट में जाती है। 4 नहीं, यहाँ पर 3 महीना होगा। ठीक है। अगला है बर्फ के पिघलने में कौन स्थिर रहता है। तो तापमान जो है स्थिर रहता है। अगला है हिमालय के किन वनों में झाड़ियां व पक्षपाती वन मिलते हैं। तो हिमालय में पर्णपाती वन और पर्वतीय वन विशेष रूप से उस उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण वन शीतोष्ण क्षेत्र में, यानी कि सब ट्रॉपिकल और शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट में जो है झाड़ियां घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला है स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य पूछा गया था। तो स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और महिलाओं के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस योजना के तहत जो है इन वर्गों के लिए जो है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि वह गैर कृषि क्षेत्र में नई उद्यम स्थापित कर सकें। ये योजना जो है 5 अप्रैल 2016 को शुरू किया गया और इसका मुख्य फोकस जो है स्टार्टअप्स और छोटे उद्योग को बढ़ावा देना है। अगला है लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 83 का सब क्लॉज 2 के अनुसार लोकसभा की पहली बैठक के 5 वर्ष पूरे होने पर उसे भंग कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में नए सांसदों के चुनाव के लिए चुनाव कराया जाता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी सरकार के त्यागपत्र या पतन के बाद कोई व्यवहारिक सरकार नहीं बन सकती है, तो इसे भंग किया जाता है। अगला है किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। राइट आंसर जो है शुक्र हो जाएगा। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। यह सूर्य से दूसरा ग्रह है जो आकार, द्रव्यमान आदि के मामले में पृथ्वी की समानता के कारण कभी जो है इसे सिस्टर प्लानिट यानी कि पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तब यह आसानी से दिखाई देता है कि जब सूर्योदय सूर्यास्त होता है और सूर्य और चंद्रमा के बाद जो है तीसरा सबसे चमकीला है। अगला है भारत में मथुरा कला जो है शैली का आरंभ किसके द्वारा किया गया था। तो कुषाण इसका राइट आंसर होगा। मथुरा कला विद्यालय को जो है कुषाण के द्वारा भारत में पेश किया गया था। मथुरा कला विद्यालय जो है पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ। यह अपने आत्मसात यानी कि सदृष्टिकरण चित्र के लिए जो है प्रसिद्ध है। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देख लीजिएगा। जैसे कि ये मूर्तियां जो हैं आपकी मथुरा कला की मूर्तियां जो हैं लाल बलुआ पत्थर से बनी होती थी। ठीक है। अगला है आयुष्मान भारत योजना का संबंध तो किससे है। तो हेल्थ सेक्टर से है, तो उसका राइट आंसर था स्वास्थ्य से था। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है आपके आयुष्मान भारत योजना सितंबर 2018 में जो है शुरू किया गया। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य 50 करोड़ लाभार्थियों को पूरा करना है। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। स्वास्थ्य कवर जो है फ्री है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें के द्वारा जो है 60-40 रेशियो में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। अगला है मथुरा कला जो है वो किससे प्रभावित है। तो पश्चिमी उत्तरी उत्तर प्रदेश में मथुरा में जिस शैली का विकास हुआ उसे मथुरा कला शैली के नाम से पुकारा गया। ईसा की पहली सदी से प्रगति करती हुई शैली ने आगे आने वाले समय में उत्तर भारत की मूर्ति कला के शैलियों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और गुप्त काल की श्रेष्ठ मूर्तियों को जो है मथुरा शैली का विकसित रूप माना गया। तो इसका राइट आंसर जो है गुप्त काल था। यहाँ की बनी हुई मूर्तियां जो है पश्चिम में तक्षशिला और मध्य एशिया तक, पूर्व में श्रावस्ती और सारनाथ तक जो है भेजी जाती थी। अगला है कि वृक्ष का क्या काम होता है। तो वृक्ष जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया की 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। इसका उद्देश्य इन देशों के बीच आपका आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईएमसी में जो है कौन सा देश शामिल है। ठीक है, तो आईएमसी का पहले तो फुल फॉर्म याद रखिए। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होता है। इसमें जो है आपके इंडिया शामिल है, यूनाइटेड स्टेट शामिल है, सऊदी अरबिया शामिल है, द यूनाइटेड अरब अमीरात है, द यूरोपियन यूनियन है, इटली है, फ्रांस है और जर्मनी है। दिस कंट्रीज साइंड अ मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग टू एस्टेब्लिश द कॉरिडोर ड्यूरिंग द G20 समिट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्ज्वला योजना जो है वो किससे संबंधित है। तो उज्ज्वला योजना जो है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो है रसोई गैस कनेक्शन का निःशुल्क वितरण से संबंधित है। इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया से 1 मई 2016 को किया गया। ये एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार का उद्देश्य
देश में बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। योजना का लक्ष्य जो है खाना पकाने के अशुद्ध ईंधन जो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो है इस्तेमाल होती है, को स्वच्छ और अधिक कुशल रसोई गैस से प्रतिस्थापित करना है। अगला है शास्त्रीय संगीत में जो है डैश वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो शास्त्रीय संगीत में जो है कई वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसा कि सितार हो गया, सरोद, तबला, शहनाई, बांसुरी, संतूर, सारंगी, वीणा, मृदंगम, वायलिन। ठीक है, तो ये सभी आपका है, तो इसका उपयोग जो है किया जाता है। अगला है कि द फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2023। तो 2022 का जो है आपका खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, उसका जो शुरुआत है वो कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया था 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक। तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर था। ओपनिंग सेरेमनीज का जो है भोपाल में हुआ। फिर आपके मध्य प्रदेश के अलग अलग सिटी में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, खरगोन में जो है खेला गया था। साथ में एक इवेंट जो है दिल्ली में हुआ था, ट्रैक साइकिलिंग वाला। बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण जो है 2025 में हुआ, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि एशियन गेम जो है कितने सालों के बाद होता है। तो एशियन गेम जो है हर 4 साल के बाद जो है इसका आयोजन होता है। ठीक है, 4 साल के इंटरवल पर जो है इसका आयोजन होता है। फर्स्ट एडिशन जो है वो 1951 में हुआ था, जो कि दिल्ली, भारत में ही हुआ था। ठीक है, फिर आपका जो भारत ने 2 बार ही जो है एशियन गेम्स का आयोजन किया है। फर्स्ट 1951, सेकंड जो है 1982। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया। तो राइट आंसर जो है आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ की जनसंख्या जो है 19.96 करोड़ है। और देश में सबसे कम आबादी वाला शहर की बात करेंगे तो ये आपका सिक्किम है। वहाँ की जनसंख्या जो है 6,07,688 ही है। तो सबसे कम सिक्किम, सबसे ज़्यादा जो है आपका उत्तर प्रदेश। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं तो आपके जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर होंगे। इसकी रचना जो है 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच में जो है अहमदनगर की जेल में जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। ये पुस्तक जो ओरिजिनली है आपका इंग्लिश में लिखा गया, बाद में से हिंदी और अन्य बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। ठीक है, इसके अलावा नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में जो है लिखा। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। फिर जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो है वो किससे संबंधित है। तो ये जो है अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 29 जो है वो अधिकार क्या-क्या अधिकार प्रदान करता है। तो जैसे कि भारत के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों का कोई भी वर्ग या कोई भाग जिसकी एक अलग भाषा, लिपि या अपनी संस्कृति हो, उसे स्वयं को संरक्षित करने का अधिकार होगा। राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को नकारा नहीं जाएगा, या केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य जो है निधि से सहायता प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि आपका जो है सबसे अधिक जो साक्षरता है वो आपका किस राज्य का है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो है आपका केरल का है। तो इसका राइट आंसर केरल होगा। हमने कल ही डिस्कस किया था जब आपसे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो है आपका जनसंख्या जो है किस राज्य का है, तो उसी चीज़ में जो है हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता भी जो है कल होके आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज पूछा ही जा चुका है, तो उसका राइट आंसर जो है आपका केरल हो जाएगा। बाकी सबसे कम साक्षरता जो है वो आपका बिहार का है। केरल का साक्षरता दर जो है 93.91% है। भारत का साक्षरता दर जो है 74.04% है। केरल के बाद जो आपका सेकंड स्थान पर जो है आपका लक्षद्वीप है, जो कि आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका जब केंद्र शासित प्रदेश आपका सेकंड स्थान पे है, तो आपका ओवरऑल जो है सेकंड स्थान पर है। तो केंद्र शासित प्रदेश के मामले में जो है ये आपका ऑटोमेटिक जो है फर्स्ट स्थान पे आ जाएगा। इसके अलावा जो है मिजोरम का स्थान तीसरा है, इस बात को याद रखिएगा। सबसे अंतिम में बिहार है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो रणजी ट्रॉफी का जो आयोजन है वो आपका बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ये भारत की प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है। 1934 में जो है इसका आपका शुरुआत हुआ था। सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी है। बीसीसीआई इसका शुरुआत किया था और अभी भी जो है बीसीसीआई इसका जो है आयोजन कराता है। पहले का नाम था आपका भारतीय क्रिकेट चैंपियनशिप रखा गया था। वर्तमान नाम जो है रणजी ट्रॉफी है। कुमार श्री रंजीत सिंह के सम्मान में जो है ये रखा गया है, तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय और उस समय भारतीय क्रिकेट के एक महान और सम्मानित व्यक्ति थे। ठीक है, और ये ट्रॉफी जो है पटियाला के राजा भूपिंदर सिंह ने उनकी स्मृति में जो है बीसीसीआई को दान किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो आपका 5 वर्षों का होता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 5 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल कार्यकाल में अपने प्रवेश की तारीख से लेकर जो है 5 वर्षों की अभी तक जो है अपने पद पर बना रहता है। वह राष्ट्रपति के पश्चात जो है पद पर बना रहता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिख के द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। इसके अलावा भारत में जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं उसके कार्यकालों की सूची को देखें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है लेकिन अधिकतम जो है 5 वर्षों का होता है।
इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है आपका 5 वर्षों तक होता है। राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल होता है ये भी आपका 5 वर्षों का ही होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष तक, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल भी 65 वर्ष तक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की कार्यकाल भी जो है आपका 62 ही होता है। इसके अलावा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी का कार्यकाल की जब बात करेंगे तो 65 वर्ष तो होता ही होता है, साथ में 6 वर्ष यानी कि 6 वर्ष का कार्यकाल उनका होता है और 65 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि जो पहले हो जाए, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है ये भी 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष। इसके अलावा सदस्य का भी कार्यकाल जो 6 या 65 ही होता है। राज्य लोक सेवा आयोग का भी सेम है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का भी सेम है, ठीक है। इसके अलावा एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है कार्यकाल जो है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी सदस्य का भी सेम है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष है। सीआईसी का केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष से 65 वर्ष है, ठीक है। इन सभी को जो है याद रखिएगा। बाकी विधानसभा जो है 5 वर्ष का है, विधान परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल है आपका 6 वर्ष का है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि मुल्क राज आनंद ने मुख्य रूप से किस विषय पर जो है पुस्तकें लिखते हैं, तो मुल्क राज आनंद की बात करेंगे तो मुल्क राज आनंद ने जो है मुख्य रूप से सामाजिक मुद्दों, विशेषकर जो है भारत में गरीबी, जाति व्यवस्था, सामाजिक अन्याय पर किताबें लिखी हैं। उनके उपन्यासों में अक्सर दलितों, मजदूरों और वंचितों के जीवन का जो है चित्रण होता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। इसके अलावा अनटचेबल इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है जिसमें जो है जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ इसमें आवाज उठाई है। कुली भी पुस्तक है, टूलिप्स एंड ए बर्ड भी पुस्तक इनके द्वारा ही लिखा गया है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या था, तो उत्तर में जो है आपका लैंगिक असमानता को कम करना यानी कि रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी, ये आपका ऑप्शन में था, ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में किया गया था। ये योजना जो है 3 मंत्रालयों, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है कार्यान्वित की जा रही है। अगला है सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य, तो राइट आंसर जो है आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड ने 2024 में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बनकर जो है इतिहास रच दिया है। यह कानून विवाद, तलाक, उत्तराधिकार आदि में जो है एक रूपता लाने का प्रयास करता है। अगला है कि मथुरा में कौन सी शैली थी, तो मथुरा में जो है गंधार शैली थी अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, तो राइट आंसर जो है आपका गंधार शैली हो जाएगा। मथुरा कला शैली 800 में जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन गंधार शैली का प्रभाव भी देखा जाता है, खासकर बौद्ध कला में। यह शैली यूनानी भारतीय मिश्रण के लिए जानी जाती है। यदि प्रश्न में गंधार शैली ही है तो विकल्प आपका यही सही होगा। अगला है कि जब मांग आपूर्ति से अधिक हो तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो है कमी हो जाता है यानी कि शॉर्टेज हो जाता है। जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है तो बाजार में वस्तु या सेवा की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है कीमत बढ़ जाती है। यह आर्थिक सिद्धांत का आधार है। इसके अलावा जो है ऑप्शन में आपका डिफ्लेशन भी था जो कि गलत होगा। अगला है कि परावैंगनिक किरणें अल्ट्रावायलेट रे जो है वायुमंडल की किस परत को अवशोषित करता है, राइट आंसर जो है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जो है राइट आंसर होगा। परावैंगनिक किरणें जो है मुख्य रूप से समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत के द्वारा जो है अवशोषित की जाती है, जो पृथ्वी को हानिकारक यूवी किरणें से बचाती है। अगला है कि भारत ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए जो है कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो एक्सपोसेट इसका राइट आंसर होगा। इसरो ने जो है 1 जनवरी 2024 को जो है एक्सपोसेट यानी कि एक्सरे पोलीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए जो है भारत का पहला समर्पित मिशन है। मंगलयान 2 जो है इस संदर्भ में सही नहीं है, जो कि आपके ऑप्शन में था, तो मंगलयान 2 नहीं होगा। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, तो लायन शेयर का जो है आपका इडियम आया था, तो इसका राइट आंसर होगा द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट डिजायरेबल पोर्शन ऑफ समथिंग, ठीक है। लायन शेयर इज एन इडियम that means the largest part of the something, especially a disproportionate portion, यानी कि किसी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा विशेष रूप से अनुपातहीन, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे तो द एल्डेस्ट सन रिसीव द लायन शेयर ऑफ द स्टेट। अगला है द सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फेलेसी का जो है आपका एंटोनिम आया था, जिसका राइट आंसर जो है ट्रूथ होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है झूठा विश्वास या भ्रांत धारणा, फेलेसी का मतलब होता है, ठीक है। अगला है गिव वन वर्ड फॉर अकाउंट ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, तो राइट आंसर जो है ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड वन वर्ड फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड इज ऑटोबायोग्राफी होता है। इसके अलावा इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फोर वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच वन ओनली वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है, जिसमें आपका ये हरास का आया था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये वाला हरास जो है आपका सही है, इसका मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, टू एनॉय और ट्रबल समवन रिपीटेडली। इसके अलावा एग्जांपल में देखेंगे तो द बुल्ली हरास्ड
द स्मॉलर चाइल्ड। अगला है कि द सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट का आया था, तो ये वाला जो आपका मीनिंग है लेफ्टिनेंट का, ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, लेफ्टिनेंट इज a correct word because the spelling is correct. The word lieutenant is a noun which means a deputy or substitute acting or a superior. It also refers to an officer of medial rank in the armed force. It is derived from the English word lieu which means one who take the place of another. ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला है वर्षा जल संग्रहण जो है वह क्यों जरूरी है। तो वर्षा जल संग्रहण जो है यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई फायदे होते हैं, जैसा कि जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण और पानी की कमी को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जो है वर्षा का जल संग्रह करके हम अपने पानी के बिलों को जो है कम कर सकते हैं, पर्यावरण को जो है स्वच्छ रख सकते हैं। इसी से मिलता जुलता कोई ऑप्शन होगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ओजोन O3 परत जो है किस मंडल में पाया जाता है। राइट आंसर जो है समताप मंडल होगा। ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, जिसमें ओजोन गैस उपस्थित होता है। अगला है मथुरा के कटरा में कौन से भूवैज्ञानिक अवशेष मिले हैं। तो राइट आंसर जो है बौद्ध अवशेष या स्तूप जो है राइट आंसर था। मथुरा के कटरा केशवदेव क्षेत्र में पुरातात्विक उत्खनन में जो है बौद्ध स्तूप, मूर्तियां या अन्य प्राचीन अवशेष मिले हैं, जो मथुरा के बौद्ध कला और संस्कृति के महत्व को दर्शाता है। अगला है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी इसका राइट आंसर था। जनसंख्या के अध्ययन जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और जनसंख्या वितरण शामिल है, जो है जनसांख्यिकी कहते हैं। अगला है हैप्पीनेस इंडेक्स को क्यों निकाला जाता है। तो लोगों के जीवन की गुणवत्ता और खुशहाली को मापने के लिए। ठीक है, तो विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देशों में लोगों की खुशी, जीवन संतुष्टि, सामाजिक आर्थिक कारकों जैसे आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समर्थन का मूल्यांकन करता है। इसे नीति निर्माण और विकास के लिए जो है उपयोगी किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कि ओपीईसी यानी ओपीईसी मध्य पूर्व के माध्यम से किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है। तो राइट आंसर जो है एशिया और अफ्रीका हो जाएगा। ओपीईसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के मध्य पूर्वी देश, जैसे कि सऊदी अरब, ईरान भौगोलिक रूप से एशिया में स्थित है और अपने तेल निर्यात के माध्यम से अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों के साथ आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि जो है यह प्रश्न संदर्भ पर निर्भर करता है, शायद आपका ओपीईसी आया था या आईएमपीसी आया था। ठीक है, बताइएगा जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। अगला है प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का उद्देश्य पूछा गया था। तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना जो है इसका राइट आंसर था। इसका फुल फॉर्म होता है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। योजना का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करके प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करना, जिससे जो है मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले। इसके अलावा जल शक्ति योजना जो है वो भी आया था। वो किससे संबंधित है। तो भारत सरकार के अंतर्गत जो है मई 2019 को जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई थी। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, इन दो मंत्रालयों को बनाकर मिलाकर जो है जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था, जो कि आपका जल शक्ति योजना को जो है आपका लाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था तो बताइएगा क्या था। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम रेड टैप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग। ठीक है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन फॉर द इडियम रेड टेप इज ऑफिशियल रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी दैट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, यानी कि आधिकारिक नियम और नौकरशाही जो कुछ करना मुश्किल बनाते हैं। अगला है चाबहार बंदरगाह का संचालन और विकास भारत के किस कंपनी के पास है। तो चाबहार बंदर का संचालन और विकास जो है भारत की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी आईपीजीएल के पास है। 24 दिसंबर 2018 को एक भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने ईरान के बंदरगाह का संचालन जो है अपने हाथ में लिया था। अगला है कि द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो भारत की कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सरोजनी नायडू जो है प्रसिद्ध कवित्री, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थी। और सरोजनी नायडू आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारतीय जो है आपकी सरोजनी नायडू ही थी। और इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा था। तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने सरोजनी नायडू को उनकी कविताओं के लयबद्ध शब्दों और उनके सुंदर एवं मधुर स्वर के लिए जो है उनको भारत की बुलबुल, भारत की कोकिला की उपाधि जो है प्रदान की थी। उनकी कुछ प्रमुख कविताओं में द गोल्डन एसोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द विजार्ड मास्क इत्यादि जो है शामिल है। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना में किस प्रकार के खाते खोले जाते हैं।
तो प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो है शून्य बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं, तो सेविंग अकाउंट जो है इसका राइट आंसर था। इसका मतलब है कि खाता खोलने के लिए कोई न्यूनतम राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, जीरो बैलेंस पे खोला जाता है। अगला है डक्कन पठार का निर्माण किसके कारण होता है, तो वोल्केनिक इरप्शन जो है इसका राइट आंसर था, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट। दक्कन पठार का निर्माण जो है लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले डक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी से जमाव से हुआ, जो बड़े पैमाने पर बेसाल्टिक लावा के प्रवाह का कारण बना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि दिशा योजना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दिशा योजना से आज ही 2 प्रश्न जो है पूछ दिया गया, ठीक है। एक प्रश्न तो पूछा गया कि कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और एक प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य में जो है लागू है, ठीक है, दिशा स्कीम या दिशा योजना, ठीक है। तो दिशा योजना की जब बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से जो है बिहार और झारखंड राज्यों में लागू है। तो देखिएगा राज्य में किसका नाम दिया गया था, बिहार का था या आपका झारखंड का था, ठीक है। इसके अलावा यह योजना जो है विशेष रूप से किशोरों के स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार के लिए है। इसके अलावा दिशा योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति और एक दिशा के संगठन के माध्यम से पूरे देश में भी लागू की जा रही है, ठीक है। तो आपका मंत्रालय जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा, बाकी राज्य जो है बिहार व झारखंड आपका हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में जो है निहित है, तो मौलिक अधिकार इसका राइट आंसर जो है आपका भाग 3 होगा। भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार जो है वो संबंधित है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का विरक्षक या संरक्षक जो है माना जाता है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 6 मौलिक अधिकारों में पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, 25 से 28 और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो है 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो संपत्ति का जो अधिकार है आपका 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा जो है इसको हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिमस्टेक का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो बिमस्टेक का मुख्य उद्देश्य जो है देशों को उनके आर्थिक विकासों में सहायता करना है, सामाजिक विकास को समर्थन देना है तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा बिमस्टेक जो है एक क्षेत्रीय संगठन है। स्थापना जो है 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ किया गया। बिमस्टेक में जो है 7 सदस्य शामिल हैं, 7 देश शामिल हैं। बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, इसके अलावा नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया और आपका थाईलैंड हो गया। इसका मुख्यालय जो है ढाका बांग्लादेश में है। इसके अलावा बिमस्टेक जो है 7 सदस्य विश्व की लगभग 22% जनसंख्या का निवास स्थान है, ठीक है। इसके अलावा जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है $2.6 ट्रिलियन है बिमस्टेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने जो है आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। दिल्ली से आगरा जो अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था उसका नाम पूछा गया, तो राइट आंसर जो है सिकंदर लोदी हो जाएगा। सिकंदर लोदी 1489 और 1517 के बीच जो है दिल्ली के सुल्तान थे। वो 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा में जो है स्थानांतरित करने वाला पहला शासक था। फिर जो है लाइसोसोम का जो है मुख्य कार्य पूछा गया था, द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो इसका राइट आंसर है कोशिका के आंतरिक पदार्थों का पाचन करना यानी कि डाइजेस्ट सेल इंटीरियर, आपका राइट आंसर होगा। लाइसोसोम को जो है लैन काय के नाम से भी जाना जाता है। इसके खोज जो है डी हुबे के द्वारा जो है आपका किया गया था 1955 में। इस खोज के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1974 में। और यह जल अपघटनीय विकर से भरी थैलियां होती हैं, यह पाचक काय है। इसके अलावा जो है इसे आत्मघाती थैलिया यानी कि सुसाइडल वेग भी कहा जाता है। लाइसोसोम अधिकतर जो है जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से विकर अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं जैसे अग्नाशय हो गया यानी कि पेनक्रियाज, यकृत यानी कि लीवर, पिलिया यानी कि स्प्लीन, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, थायराइड या गुर्दे आदि में जो है पाया जाता है। इसके अलावा प्रमुख कार्य में जो है भारी पदार्थों का पाचन करना, ठीक है। इसके अलावा कोशिका द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों का पाचन करता है। फिर जो है आपका अंतर कोशिकीय पदार्थों का पाचन व श्वेत भक्षण करता है। इसके अलावा जो है आपका सुनिष्टीकरण यानी कि ऑटोलाइसिस के द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। फिर जो है कोशिका विभाजन का आरंभ जो है इसी के द्वारा होता है। फिर जो है लाइसोसोम के अंककालिक विघटन से कोशिकाएं नष्ट हो जाती है जिससे जो है कैंसर की संभावना हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य पूछा गया, तो भारत का आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, चीनी का कटोरा इसे भी कहा जाता है। इसके बाद जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है, ठीक है। तो भारत में गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। इसके अलावा जो है दुनिया में पूछेगा तो दुनिया में जो है आपका राइट आंसर जो है क्या होगा, तो ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। दुनिया में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो आपका ब्राजील है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डोपिंग की जांच यह कौन सी एजेंसी करती है,
तो नाडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी भारत सरकार की युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। नाडा जो है इंडिया भारत में डोपिंग विरोधी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है और देश भर में स्वच्छ खेल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। अगर आपसे विश्व में पूछता तो विश्व में जो है वाडा इसका राइट आंसर होता। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया, तो राइट आंसर जो है 1900 ईस्वी जो है इसका राइट आंसर होगा। 1900 ईस्वी में पहली बार जो है आपका ओलंपिक खेलों में भारत ने जो है भाग लिया था। भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मन प्रीचर्ड के साथ जो है 2 पदक और दोनों रजत पदक जो है जीता है। इसके अलावा वो ओलंपिक पदक जीतने वाले जो है पहले एशियाई राष्ट्र बने थे। इसके अलावा जो है राष्ट्र ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में जो है एक टीम भेजा था, तो इसको भी याद रखिएगा। और शीतकालीन ओलंपिक में भारत जो है पहली बार 1964 में जो है आपका शामिल हुआ था। अगला है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर जीवाश्म विज्ञान होगा। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छाप जो पृथ्वी की सतह या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उसको जो है जीवाश्म कहा जाता है। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। अगला है भगवान कृष्ण का जन्म दिवस किस नाम से प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर जो है जन्माष्टमी हो जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्मदिन जो है जन्माष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण जन्माष्टमी जिसका अर्थ है कृष्णा के एक हिंदू त्योहार जो कृष्ण के जन्म का सम्मान करता है। इसे कृष्ण अष्टमी या जन्माष्टमी या गोकुल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद मास या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अष्टमी तिथि कहा जाता है। यह अगस्त या सितंबर के ग्रेगोरी कैलेंडर महीने के दौरान पड़ता है। अगला है वृक्ष का एक उद्देश्य पूछा गया था, तो राइट आंसर जो है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट था आपके ऑप्शन में। बाकी ऑप्शन में मनोरंजन यात्रा जो है आपका शामिल था, तो राइट आंसर इन्वेस्टमेंट था। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, जिसमें निवेश यानी इन्वेस्टमेंट एक प्रमुख पहलू है। यह संगठन व्यापार, वित्तीय सहयोग और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए काम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था। इसके अलावा एक रीजनिंग का क्वेश्चन था, हाइट इक्वल टू 85142 था, तो डाइस का जो है बताना था, तो इसका राइट आंसर जो है 15342 था राइट आंसर। अगला है इफ cos x इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन sin x/2 का मान पूछा था, तो इसका राइट आंसर जो है 2√5/5 जो है आपका राइट आंसर था, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। अगला है इम्पेक्यूनियस का जो है समानार्थी शब्द यानी कि सिनोनिम्स पूछा गया था, तो इम्पेक्यूनियस का अर्थ होता है गरीब या धन की कमी वाला। इसके कुछ समानार्थी शब्दों में जो है पुअर हो जाएगा, इसके अलावा पेनी लेस हो जाएगा, डेस्टिट्यूट हो जाएगा, इंडिजेंट हो जाएगा, नीडी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना था 97, 89, 83, 79, तो इसका जो राइट आंसर था 77 था। ठीक है, इसमें जो है आप पहले 8 का है, फिर जो है 6 का है, फिर 4 का है, तो आपका 2 का जो है गैप यहाँ पर निकालना था। अगला है 10 और 12% की क्रमिक छूट पूछा गया था, तो राइट आंसर जो है 28% इसका राइट आंसर था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में सांची स्तूप में पाई जाने वाली सजावट की शैली, तो राइट आंसर जो है भरुत शैली इसका राइट आंसर था। ठीक है, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप में पाई जाने वाली सजावट की शैली को भरहुत कहा जाता है। भरहुत मूर्ति कला शुंग काल की एक प्रारंभिक भारतीय मूर्ति है जो मध्य प्रदेश राज्य में भरहुत के महान स्तूप या अवशेष टीले को सुशोभित करती है। ठीक है, तो भरहुत शैली हालांकि कभी कभी पुरातन और अपनी अवधारणा में आदिम बौद्ध पौराणिक कथाओं के राहत पवित्र इमारतों की सजावट की परंपरा की शुरुआत को चिन्हित करता है, जो कई शताब्दियों तक जारी रही थी।